वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 22 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं और क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना ए यार, बढ़ते रहना आगे, बढ़ते रहना आगे। हो जैसा भी मौसम पा लेती है मंजिल, चीटी भी गिर गिर कर कई बार। तो कैसे भी हालात हो, आप कैसी थोड़ी मुश्किलों में चल रहे हो अभी, तो आप रुको मत, बस चलते चलो चलते चलो। हर बार जो चीटी भी गिर कर जो आगे बढ़ती है और अपनी मंजिल को पा ही लेती है, तो आप भी अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। अगर चाल कछुए की भी रही और निरंतरता रही उस चाल में, तो आप अपनी मंजिल को निश्चित प्राप्त कर लेंगे। आपको धैर्य रखना पड़ेगा आपकी मंजिल के लिए, क्योंकि आपने एक बेहतरीन मंजिल को चुना है, एक बेहतरीन लक्ष्य को चुना है, तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष और धैर्य तो रखना होगा। तो आइए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम से संबंधित है, इन्हें टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया है। 14 महिलाओं को वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया है, उसमें से पूर्णिमा देवी बर्मन भारत से। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर 14 महिलाओं को घोषित किया है, जिसमें से भारत के असम राज्य से आती है पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें भी टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और टाइम मैगजीन के द्वारा ही कुछ समय पहले अभी पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए के राष्ट्रपति 47वें क्रम के, इन्हें अभी पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कब शपथ ली थी? तो 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली है और ये इनका दूसरा कार्यकाल होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। 5 बार जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, असम की रहने वाली, यह 5 बार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है, 5 बार उसकी विजेता रही है। और 2 बार यह विटली गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। 2 बार यह विटली गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। 2017 और 2024 में भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और किस कार्य के लिए इन्हें यह सम्मानित किया गया था? तो जो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है असम में, हरगिला पक्षी, तो हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आप हरगिला को फोटो में देख सकते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से अभी 2025 में किसे सम्मानित किया है? हाल ही में किसे मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड? तो जो माधव गाडगिल है, इन्हें मिला है इस बार का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की ओर से। अगर बात करें माधव गाडगिल की, तो इस समिति का गठन किस लिए किया था? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण की अनुशंसा किसने की थी? माधव गाडगिल समिति ने की थी। चंद्रिका टंडन, अभी हाल ही में इनका एल्बम था त्रिवेणी चंद्रिका टंडन जी का, जिसे ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त तो हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार पद का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, अर्थात इन्हें पुनः नियुक्ति हुई है। तो वी अनंत नागेश्वरन जी मुख्य आर्थिक सलाहकार है हमारे। वी अनंत नागेश्वरन यह मुख्य आर्थिक सलाहकार है हमारे, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन जी की, तो द राइज ऑफ फाइनेंस इनकी पुस्तक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार की। इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक बजट, इसे जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे इसे तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जो हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, वह हमारे इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करते हैं, और बजट से 1 दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। अब कुछ वर्तमान में भी हाल ही में कुछ नियुक्तियाँ हुई है, उनको देख लेते हैं। ये 100% यहाँ की आपकी एग्जाम में जो कोई ना कोई नियुक्ति तो पूछ ही सकता है। इसरो के हेड कौन बने अभी हाल ही में? तो वी नारायणन इसरो के हेड बने वर्तमान में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर बने और 26वें क्रम के गवर्नर है आरबीआई के। सीएजी हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने? संजय मूर्ति जी बने। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? अभी संजीव खन्ना जी है। और हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी हाल ही में कौन बने? ज्ञानेश कुमार जी बने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो विजया रहाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है
वर्तमान में। तो ये कुछ नियुक्तियां हैं वर्तमान में, आपको ध्यान रखनी है। जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जो रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है वर्तमान में। आईसीसी के प्रमुख कौन बने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की? तो जय शाह बने। कौन बने? जय शाह आईसीसी के प्रमुख बने, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेजराना फर्स्ट यह क्वांटम प्रोसेसर है और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। जो क्वांटम का अर्थ क्या होता है? तो इनका आकार छोटा होता है, यह आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो स्टोरेज की क्षमता होती है वह अधिक होती है। स्टोरेज या प्रोसेसर की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है, तो आकार छोटा और अधिक शक्तिशाली होते हैं। और मेजराना कण से इसे तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम मेजराना रखा है क्वांटम प्रोसेसर का, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया है। और ये किस पर काम करेगा? तो क्यूबिट पर यह निर्भर करता है। जो क्वांटम प्रोसेसर है यह क्यूबिट पर निर्भर करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर बीट पर निर्भर करते हैं, ऐसे ही यह क्यूबिट पर निर्भर करता है। यूएसए में स्थित है सिलिकॉन वैली। कहाँ पर? सिलिकॉन वैली यूएसए में स्थित है, जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपनियां हैं जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? सिलिकॉन वैली में, यूएसए में। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से संबंधित है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। और अग्निविलय की अगर बात करें, रिंग ऑफ फायर की, तो जो इंडोनेशिया है या प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी है, कई ज्वालामुखी है, और उनमें हमेशा जो है थोड़े दिन के अंतराल में या जो वहाँ से लावा निकलता रहता है, इनमें विस्फोट होते रहता है, इसलिए इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। किसे? प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर। यहाँ पर जो दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों की आपस में टक्कर हो रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पर अधिक ज्वालामुखी की घटनाएं या भूकंप की घटनाएं, सुनामी की घटनाएं देखने को मिलती है। सर्वाधिक भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी इन्हीं जो रिंग ऑफ फायर है, जो अग्निवलय है, इसी के आसपास दिखाई देती है। अभी इंडोनेशिया का जो माउंट डुकानो है, इस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, और इसके राख और लावा, जो ज्वालामुखी का राख और लावा है, यह 2 किलोमीटर ऊपर तक ऊंचाई तक जो है फैला है। अगर आप ज्वालामुखी देखेंगे तो ज्वालामुखी अगर इसमें जब नीचे होता है तृप्त मेग्मा, तब इसे क्या कहा जाता है? तो तृप्त तरल अवस्था में जो पदार्थ होता है इसे मेग्मा कहा जाता है। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो बाहर पदार्थ निकल जाता है और ठंडा होकर जमता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। और ये जो ज्वालामुखी पाइप है, इसके माध्यम से लावा ऊपर आता है, और इसमें से क्या निकलती है? तो जो राख गैस पत्थर जो मेग्मा है वह बाहर आता है। और यहाँ पर जो एक गड्ढा बन जाता है, जो इसका मुख होता है ज्वालामुखी का, यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। और यह ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है या कभी यहाँ पर बारिश होती है, तो बारिश का पानी इस गड्ढे में भर जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? फिर क्रेटर कहा जाता है। इसे क्रेटर कहा जाता है, और पानी भर जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। तो क्रेटर झील क्या? ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गड्ढा बनता है उसमें अगर पानी बन जाए, पानी भर जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में है बेरन द्वीप ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी की लोकेशन देख लेते, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकातोवा। तो माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोवा ये कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के ज्वालामुखी, इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है जो माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोवा है। किलौवा और मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में स्थित है, यूएसए में किलौवा और मोनालोवा ज्वालामुखी। विसुवियस और माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है विसुवियस और एटना। जो बेरन द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में, देवबंद ज्वालामुखी ईरान में, और कोटोबेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इक्वेडर में स्थित है जो कोटोबेक्सी ज्वालामुखी है। और भूमध्य सागर
का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भारत में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है अंडमान निकोबार में, उसका नाम क्या है? तो नारकोंडम। नारकोंडम यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सेंडल पीक। माउंट सेंडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो सेंडल पीक जो अंडमान निकोबार है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और ओंक, जारवा, सेंटलीज ये जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो श्री विजयापुरम। श्री विजयापुरम इसकी राजधानी का नाम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी का नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से द्वीप का निर्माण किया गया है और वहाँ पर अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तो भारत का पहला होगा यह मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह मुंबई में प्रारंभ होने वाला है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा अर्थात ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर? मुंबई में स्थापित होगा। और जो वधावन पोर्ट है, वधावन बंदरगाह है, उसके समीप निर्मित किया गया है एक कृत्रिम द्वीप। वधावन पोर्ट के समीप एक कृत्रिम तरह से एक द्वीप का निर्माण किया गया है। यहाँ पर स्थापित किया जाएगा एक एयरपोर्ट जो कि भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा होने वाला है। मुंबई यह किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ पर है? तो यह भी मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या हवाई अड्डा। देश का फर्स्ट उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो देश का फर्स्ट उड़ान यात्री कैफ़े अभी कोलकाता में प्रारंभ हुआ है। और कौन सा एयरपोर्ट है यहाँ पर? तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में। और यह देश का फर्स्ट उड़ान यात्री कैफ़े यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह नोएडा में आता है। नोएडा में आता है जेवर एयरपोर्ट। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो गोवा में स्थित है। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में। और गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये असम में स्थित है। और असम के निर्माता भी कौन है? तो यह गोपीनाथ बारदोलाई को कहा जाता है। तो ये एयरपोर्ट है, आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे? तो अंतरिक्ष में भी एक बरमुंडा त्रिभुज है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास में आप यहाँ पर इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप दिखाई देगा आपको, जिसे बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल ये कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है बरमुंडा ट्रायंगल। और यहाँ पर जाने पर यहाँ पर चुंबकीय जो प्रभाव है बहुत कम होने के कारण यहाँ पर जो जहाज जाता है या जो वायुयान इसके ऊपर से जाता है वो अपनी दिशा भटक जाता है। तो इसके ऐसा ही जो एक गैलेक्स आई पेलोड के द्वारा ऐसा ही अभी एक जो है गैलेक्स आई पेलोड को भी भेजा गया था। और ऐसा ही जो बरमुंडा ट्रायंगल यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास में, ऐसा ही स्पेस में भी एक जो है बरमुंडा त्रिभुज है, जहाँ पर जो चुंबकीय बल का मान बहुत कम होता है और यहाँ पर उपग्रह फंस जाते हैं या उपग्रह खराब हो जाते हैं, उपग्रह काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए इसे स्पेस का बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। तो भी इस बरमुंडा ट्रायंगल पर अभी किसके द्वारा जो भेजा गया था पेलोड को? तो जो स्पेस टेक कंपनी है बेंगलुरु का स्टार्टअप है स्पेस टेक कंपनी, इसके द्वारा अपना गैलेक्स आई पेलोड अभी भेजा गया था यहाँ।
तो गैलेक्स आई स्पेस टेक कंपनी है जिसने PSLV 60 जो इसरो का स्पेडेक्स मिशन गया था, स्पेडेक्स मिशन, इसी के साथ एक और POEM जो POEM 4 उपग्रह भी गया था, या POEM 4 जो मिशन यह भी गया था इस PSLV 60 के साथ ही, स्पेडेक्स के साथ ही। तो इसी का एक भाग यह था पेलोड GLX-SQ पेलोड। कौन सा पेलोड था? GLX-SQ पेलोड था। ये इसी का ही भाग था POEM 4 मिशन का जो PSLV 60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो चुंबकीय बल वाला या जो स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो है बाहर होकर आया है, अर्थात इस क्षेत्र के नज़दीक गया और पुनः बाहर होकर आया है सफलतापूर्वक। उस पेलोड का नाम क्या है? तो GLX-SQ पेलोड है। और कंपनी कौन सी है? तो स्पेस टेक कंपनी है यह बेंगलुरु की। अभी कुछ अगर मिशन देखें तो अभी सोवा मिशन कौन सा था, यह जो इसरो का सोवा मिशन कौन सा गया है अभी? तो NVS-02 इसे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो नेविगेशन का हमारा सेकेंड पीढ़ी का सैटेलाइट है। और GSLV F15 जो GSLV F15 इसके द्वारा इसे लॉन्च किया था। आदित्य L1 को हमने PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया था और यह L1 लॉन्ग्रेंज 1 पॉइंट पर गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। चंद्रयान 3 को हमने LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया है। 23 अगस्त की तारीख को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। प्रोबा 3 मिशन यह हमने PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया था, प्रोबा 3 मिशन। और जो EOS-08 जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 है, इससे हमने SSLV D3 शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 के द्वारा लॉन्च किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें PSLV C11 के द्वारा हमने किसे भेजा था, तो जो चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट हमारा PSLV C11 से भेजा गया था। और PSLV C25 को किससे लॉन्च किया था? तो जो हमारा मंगलयान, मंगल के लिए मिशन गया था, तो मंगलयान को हमने PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया था। हमारा फर्स्ट उपग्रह कौन सा था जो इसरो के द्वारा तैयार किया गया? फर्स्ट उपग्रह कौन सा था अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था? तो यह आर्यभट्ट था। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट था। और इसे किसकी सहायता से? तो USSR अर्थात जो उस समय का सोवियत संघ था रूस, उसके जो रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। और इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और अभी इसरो के तीसरे लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यह श्रीहरिकोटा में हुआ है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र पर ही। और दूसरा जो इसका स्पेस जो इसका पेड लॉन्च था जहाँ से रॉकेट को छोड़ा जाएगा, जहाँ से शॉर्ट रॉकेट को छोड़ा जाएगा, जो छोटे रॉकेट होंगे उन्हें, तो कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसका सेकेंड जो स्पेस स्टेशन है लॉन्चिंग पैड बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वीं एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो 14वीं एशियाई स्कूनर में स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता है? तो दोहा कतर में जीता है। अभी पंकज अडवाणी जी के द्वारा स्कूनर में स्वर्ण पदक। पंकज अडवाणी जी इन्होंने 14वें क्रम के एशियन स्कूनर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और जो स्कूनर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं इन्हें क्यू स्टार कहा जाता है। तो क्यू स्टार शब्दावली किससे संबंधित है? तो क्यू स्टार शब्दावली यह स्कूनर से संबंधित है। और जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं इन्हें कहा जाता है क्यू स्टार। और अभी 14वें क्रम के जो एशियन स्कूनर गेम हुए यहाँ पर स्वर्ण पदक पंकज अडवाणी ने द्वारा जीता गया है। इन्हीं के द्वारा एक ही कैलेंडर वर्ष में, अर्थात एक ही वर्ष में इन्होंने राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप, एशियन स्कूनर चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप तीनों को जीता है एक ही कैलेंडर में, अर्थात एक ही वर्ष में। और अभी दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था एशियन चैंपियनशिप का, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। मोहम्मद शमी चैंपियन ट्रॉफी में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। मोहम्मद शमी चैंपियन ट्रॉफी में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इस बार की थीम थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। इसका जो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसकी इस बार जो रजत जयंती थी इसलिए इसका नाम क्या रखा है थीम का? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह इसकी थीम रखी गई है। इसकी शुरुआत करने की पहल किसने की थी? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरुआत की गई थी
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व न्याय सामाजिक दिवस। अभी पहली बार हमने विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो जो फुटबॉल दिवस है, फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 मई को मनाया जाएगा फुटबॉल दिवस। आलू दिवस कब मनाने की घोषणा हुई है अभी हाल ही में? तो जो 30 मई है, 30 मई को विश्व आलू दिवस मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? तो आयकर दिवस कब मनाते हैं हम? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है भारत में आयकर दिवस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत या विश्व में? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 17 सितंबर को भारत सरकार कौन सा जो घोषित किया है, किसका? स्वाधीनता दिवस। तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। और जो संविधान हत्या दिवस है, कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण असम में प्रारंभ हुआ है। यह महोत्सव है सिमोलू, असम में मनाया जाने वाला। सिमोलू महोत्सव यह असम में आयोजित होता है और फूलों के खिलने का जश्न है, एक प्रकार से फूलों के खिलने के जश्न के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसका सेकंड संस्करण, दूसरा संस्करण हो रहा है सिमोलू महोत्सव का। असम में ही एक और जो मेले का आयोजन होता है जिसमें वस्तु विनिमय मेला कहा जाता है, और या वहाँ पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को अदला बदली की जाती है, वस्तु विनिमय मेला जिसे क्या कहा जाता है? तो जोनबिल का मेला होता है जिसमें वस्तु विनिमय मेला होता है। कहाँ पर लगता है? असम में। बिहू कहाँ का डांस है? तो असम का है। अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? माँ कामाख्या मंदिर के पास में अंबुबाची का मेला असम में लगता है। और मी दम मीफी कहाँ पर मनाया जाता है? तो मी दम मीफी जिनमें अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है, यह भी असम का उत्सव है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में तीसरी बार लगातार जो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है। अर्थात भारत में जितनी भी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है 1068 प्रजातियां, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रजातियां कहाँ पर है या किस राज्य में सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है, इस आधार पर पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है। भारत में पक्षियों की कुल 1068 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से लगभग आधी प्रजातियां लगभग पश्चिम बंगाल में 543 जो प्रजातियां है कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में भी जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। 1068 प्रजातियां भारत में पक्षियों की पाई जाती है, जिसमें से आधे से अधिक प्रजातियां कहाँ पर? एकमात्र स्टेट पश्चिम बंगाल में निवास करती है। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा है। IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की अगर बात करें तो अभी जो रिपोर्ट आई है इसके आधार पर क्षेत्रफल में सब सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? मिजोरम में है। और वृद्धि कहाँ पर हुई है सर्वाधिक वनों में? तो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनों में। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं वन लाइन के रूप में जो प्रश्न है 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस किसका? जनजाति जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी स्थापना 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत 2004 में इसकी स्थापना होती है। और आर्टिकल 338A में इसका उल्लेख है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें अनुसूचित जनजाति आयोग का, तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अध्यक्ष का तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची में 2025 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली बनी एकमात्र भारतीय। तो इनका कौन सी रैंक है? 7th रैंक है इनकी फोर्ब्स महिला अरबपतियों की सूची में सावित्री जिंदल जी के। नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम कल के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने किस देश में आयोजित NAVDX और IDX 2025 में भागीदार लिया है? तो NAVDX और IDX में जो भाग लिया है कहाँ पर आयोजित हुआ है? UAE में। भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है।
हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो 4 देश ने प्रारंभ किया है हस्का नाइट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे कहाँ से प्रारंभ किया गया था? पहली बार राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो पुणे में आर्थिक वार्ता है जो प्रारंभ हुई है और पीयूष गोयल जी ने इसकी अध्यक्षता की। 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किससे है? तो कहाँ के रहने वाले हैं यह? तो फ्रांस के रहने वाले किरियन जैकवेट, और जो चेन्नई ओपन है वह भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश का कौन सा दूसरा देश बना है? जो पायलट है उनके लिए ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से जो लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस ये रिपीट हो चुका है, तो इसमें दूसरा स्थान है। 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता हुआ है भारत का? अर्जेंटीना के साथ। गुटखा पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए बैन अभी झारखंड सरकार ने लगाया है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वी अनंता नागेश्वरन जी को। मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? इंडोनेशिया से इसका संबंध है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ पर प्रारंभ होगा? मुंबई में। अंतरिक्ष के बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? तो स्पेस टेक स्टार्टअप से इसका संबंध है। पंकज आडवाणी जी ने 14वीं एशियाई स्कूनर में स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता है? दोहा, कतर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। सिमोलू महोत्सव का दूसरे संस्करण का आयोजन असम में हुआ है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल स्टेट रहा है। अगर क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिलता है और आपको क्लास का जो कंटेंट है वह बेहतर तरीके से समझ में भी आता है, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर ज़रूर करिए ताकि मेरी हेल्प हो सके। और आज हमारा परिवार जो 2K का हो चुका है, तो आज हमारे परिवार में 2K सदस्य पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए आज आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई कि आप सभी मेरा सपोर्ट करते हो और मुझे यहाँ तक लाने में आप सबका सहयोग रहा है। आगे भी आपका सहयोग रहेगा और मैं केवल आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट मिल सके और बेस्ट चीज़ें आप रिवाइज कर सके फटाक से। तो धन्यवाद। जय हिंद।